हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, इंडिया की हिस्ट्री जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब अगर मैं एंशिएंट की बात करूं दोस्तों, तो एंशिएंट स्टार्टिंग होता है स्टोन एज से, यानी स्टोन एज के अंदर लोगों की जो लाइफ होती है वो नोमैड लाइफ होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। सेटल लाइफ होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेशन तो हुआ नहीं था, इसलिए सेटल लाइफ भी नहीं थी। तो खाने के लिए ढूंढते थे, शिकार करते थे और खाना इकट्ठा किया करते थे। तो इसी तरीके से भटकते भटकते दूसरी जगह निकल जाया करते थे। जिस तरीके से इंडिया के अंदर देखा गया, बहुत सारी एज आई, हड़प्पा आई, उसके बाद वैदिक आया, और जैसे ही वैदिक आती है एंशिएंट के अंदर, इसके साथ ही यहाँ पे नया रिलीजन इंट्रोड्यूस होता है, यानी सनातन धर्म। उसके बाद में फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविका, ये से बहुत सारे रिलीजन होते हैं। फिर मेडिवल टाइम आता है। मेडिवल के अंदर जो इस्लामिक अरेबिक लोग होते हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं। फिर उनका एक रिलीजन होता है इस्लामिक, वो हमारे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आते हैं बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ में क्रिश्चियन लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। फिर एक और नया रिलीजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। ऑल ओवर आप लोग देखोगे इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन हो जाते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, हिंदुस्तान किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे सभी लोग इसी तरीके से आए हैं। जो कहते हैं ना, गो टू पाकिस्तान, हिंदुस्तान उनके बाप का भी नहीं है। अभी तक क्या था दोस्तों, लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी और अपने रिलीजन्स के जो रूल थे, रेगुलेशन थे, उनके साथ में जिया जा रहा था। फिर ब्रिटिशर्स आ गए, कुछ उनके रूल रेगुलेशन बने लोगों के ऊपर। ब्रिटिशर्स ने भी देखा कि जो रिलीजन के गलत रूल रेगुलेशन हुआ करते थे, लाइक जैसे सती प्रथा हुआ, इस तरीके के जो रूल रेगुलेशन थे उनके अंदर काफ़ी हद तक काम किया है। लोगों को यहाँ से उनकी मेंटलिटी को डेवलप करने की कोशिश की है। फिर इंडिया के अंदर भी बड़े रहने हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने लोगों के अंदर एजुकेट किया, उन लोगों तक ज्ञान को पहुँचाया। होता क्या है दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर कोई मुगल शासन कर रहा है तो जो प्रजा है उसके ऊपर, अगर मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, जो हिंदू लोग थे उनके ऊपर टैक्स लगा करता था। तो इसी तरीके से जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने उस सारे सिस्टम को ख़त्म किया और एक सेकुलर थॉट बनाई, यानी कोई किसी भी रिलीजन को मान सकता है, किसी को भी प्रोपोगेशन कर सकता है, किसी के अंदर भी कन्वर्जन हो सकता है, सब कुछ फ्रीडम मिलेगा उसको। तो सभी लोग अपने धर्म को, अपने स्कॉलर जो उनके प्रीस्ट होते हैं उनकी तरीके से फॉलो करते थे, जो रूल रेगुलेशन हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से धीरे धीरे जो सोसाइटी के अंदर एविल्स थी, जैसे मैंने अभी बोला था सती प्रथा, इस तरीके की ख़त्म होने लगी, रूल रेगुलेशन बनाए जाने लगे उन चीज़ों के ऊपर। तो दोस्तों, सब कुछ अच्छा चलते चलते 1909 में मार्लिन मिंटो जो आते हैं वो डालते हैं फूट हिंदू मुस्लिम को लेकर के। यहाँ से अब लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी फैल जाती है हिंदू मुस्लिम को लेकर के। लोगों के अंदर पाकिस्तान की और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पैदा कर दिया जाता है, यानी जो अब कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी, एक ऐसी आइडियोलॉजी बना दी गई। और उसी को देखा जाए दोस्तों, तो वही आज हिंदुत्व का टर्म आप आज हर जगह सुन सकते हो। तो लोगों से परेशान आकर के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन थे उनसे परेशान आकर के 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड उठाई गई। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बना दिया गया। उस असेंबली के अंदर बड़े बड़े दिग्गज को लिया गया, यानी उनकी आइडियोलॉजी, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया एक बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें बोला गया कि इंडिया जो है ना वो सेक्युलर होगा, उसका कोई धर्म नहीं होगा। यानी कोई अगर इसका प्रधानमंत्री होता है, प्रेसिडेंट होता है, कोई सीएम बनता है, वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। इंडिया के अंदर सारे रिलीजन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया इतने सारे तो रिलीजन इकट्ठा हो चुके हैं एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक इंडिया के अंदर। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट में फंडामेंटल राइट डाले गए, और उन्हीं फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस डाला गया, यानी जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है, यानी उसके अंदर सारे प्रावधान दिए गए धर्मों को लेकर के, कौन किस तरीके से अपने धर्मों को मान सकता है, कौन नहीं मान सकता है। काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है 1976 में, जो इमरजेंसी का टाइम होता है उसके आसपास। पर वहीं पर आप लोग देखोगे प्रीएम्बल के अंदर उस जो रिलीजन का टर्म था उसको उठा करके बाहर डाला गया, फ्रंट पे लिखा गया उसके, यानी इंडिया क्या होगा, एक सेकुलर कंट्री होगी। इंडिया के अंदर कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं होगा जो इसके नेशन को मिले। अगर मैं इसका एग्जांपल देकर के आप लोगों को बताऊं, तो जैसे पाकिस्तान क्या है, वहाँ पे रिलीजन जो मुस्लिम लोग रहते हैं तो वहाँ का इस्लामिक नेशन है। तो इसी तरीके से ये हिंदू नेशन ना बन जाए, या फिर इस्लामिक नेशन ना बन सके, दोबारा से क्रिश्चियन नेशन ना बन सके, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था कि इंडिया जो स्टेट है ये फ्री ऑफ रिलीजन होगा, यानी ये किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देगा, इसका कोई धर्म नहीं होगा। इसके अंदर जितने भी धर्म होंगे वो सब अपनी अपनी मर्जी से उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाए गए थे। तो यानी इस टर्म को इतना इंपॉर्टेंट समझा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होने के बावजूद भी इसको बाहर रखा गया। पर एक आइडियोलॉजी ऐसी पैदा हो गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही गलत ठहरा रही है, और अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं। कुछ मंदिरों मस्जिदों के लिए लड़ते हैं और दूसरों को लड़ाते हैं और नेता बन जाते हैं, और फिर उसी के लिए चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो एक नेशन बन जाए, हिंदुत्व नेशन।
लोगों को अलग अलग तरीके से भटकाया गया। जैसे 1948 1950 में बाबरी मस्जिद का कंट्रोवर्सी थी, उसको लेकर के 1992 में फिर से वही कंट्रोवर्सी थी। मॉस्क को जो डिमोलाइज किया इन्होंने, लेकिन जो उसके अंदर एक्यूज़ थे वो बिल्कुल छूट गए थे। चलो खैर, वो अभी तक आते आते 2019 में उसको ख़त्म कर दिया गया था, सारी कंट्रोवर्सी जो थी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, मेरा ऐसा मानना है। बिकॉज आप लोग देखोगे कितने लोग मरे थे उसके चलते। फिर 2002 में आकर के गुजरात के अंदर लोगों को मार दिया गया, वहाँ पे भी ये कंट्रोवर्सी फैलाई गई। दोस्तों, अब यहाँ से समझने वाली बात है, ये सब कर कौन रहा था, ये सब कर कौन रहा था और करने वालों को बचा कौन रहा था। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। जिसके खुद के ऊपर क्रिमिनल केस चले हों, वो खुद को अपने आप को ना बचा पाया, वो किसी रिलीजन को क्या बचाएगा, कैसे धर्म का ठेकेदार बन के बैठेगा। दोस्तों, थोड़ा यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के अंदर 241 मिलियन पॉपुलेशन है, यानी यूपी ही डिसाइड करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। यानी इतनी काफ़ी पॉपुलेशन है उसकी कि कुछ कंट्रीज़ उसके इक्वल आती हैं। तो यूपी वेस्ट में ही एक मुजफ्फरनगर पड़ता है, जिसके अंदर 27 अगस्त 2013 को एक रिवॉल्ट हो जाता है, यानी हिंदू मुस्लिम के नाम पे वहाँ पे दंगा हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और 50,000 से भी ज़्यादा लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। ये करने वाले कौन थे? उनको कोर्ट के बिना, उनके जो केस थे वो वैसे ही विड्रॉ कर लिए गए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, उनको फटकार भी लगाई थी कि बिना किसी को पूछे समझे इनको विड्रॉ कर लिया गया। जैसे सुरेश राणा, संजीव बालियान, ऐसे लोग थे जो बीजेपी के दिग्गज हैं, वो इन दंगों में इन्वॉल्व थे और उन्होंने ही इस सारे अंजाम को दिया था। मैंने आपको एक ही चीज़ बताई, यानी यूपी ही डिसाइड करता है कि देश का पीएम कौन बनेगा। 2013 में ये दंगा हुआ था, यानी सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए हिंदुत्व का नारा दिया गया और अपनी तरफ बुलाया गया, अट्रैक्ट किया गया। लेकिन दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात ये है, जो बहुत पहले होना चाहिए था वो खैर अब हुआ है। चलो, तब जागो तभी सवेरा। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत हुई है। जो मैसेज हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए था, प्रेसिडेंट को देना चाहिए था, या और आदरणीय लोगों को देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए इस चीज़ को। टीचर्स डे के दिन महापंचायत होती है मुजफ्फरनगर के अंदर किसानों की, और एक बहुत अच्छा मैसेज हम लोगों को दे करके जाते हैं, यूनिटी इन स्ट्रेंथ। यानी सभी धर्म अगर एक हैं तो हिंदुस्तान की इससे ब्यूटी बनती है। अगर सभी धर्मों को तोड़ दिया जाए तो कोई भी धर्म यहाँ पे बाकी नहीं बचने वाला है। तो लोगों को इकट्ठा किया गया। फार्मर की तो उनकी डिमांड थी, अपने लोगों के लिए तो उनकी डिमांड थी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करना चाहूँगा आज, क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल जो मैसेज उन्होंने दिया है, वाहेगुरु से लेकर के अल्लाह अकबर तक वहाँ के नारे लगाए गए। लोगों के अंदर फिर से वही भावनाओं को जगाने की बात की गई जो कभी पहले हुआ करती थी। यानी वहाँ पे यही मैसेज मिला है कि जो हम लोगों के साथ पहले किया गया था वो गलत था, लेकिन हम वादा करते हैं कि अब हम आज से हमसे फार्मर होंगे, हमारा कोई रिलीजन नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज था दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फर्दर वीडियो पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।